Myself Dr. Pintu Kumar, Assistant Professor PG Department of Geography, Magad University, Bodh Gaya. Today I am going to deliver a lecture on the agroclimatic regions of India. कृषि जलवायु प्रदेश। भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत से लैंड फॉर्म्स की डाइवर्सिटीज है। नॉर्थ ईस्ट इंडो गैजेटिक प्लेन्स, बहुत से प्लेन्स एरिया है, प्लेटूज एरिया है, हिल्स एरिया है, माउंटेन्स एरिया है और वहीं आप कोस्टल्स एरिया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स होने की वजह इसका कहीं ना कहीं जो डाइवर्सिटीज़ है इंडिया का, वो एक क्लाइमेटिक कंडीशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। किसी स्कॉलर्स ने कहा वी हैव टू अंडरस्टैंड द होल characteristic of India climatic, then we should have to be understand the climatic characteristics of India। अगर भारत को हमें बहुत से विविधताओं को समझना है तो भारत की जलवायु को समझना, दुनिया की जलवायु को समझना है तो भारत एक ऐसा देश है जहां हर तरह का जलवायु को समझा जा सकता है। भारत की विविधताओं के साथ विभिन्न प्रकार की भौगोलिक जो विविधताएं हैं उसके हिसाब से यहाँ के रहन सहन, लाइफ स्टाइल, खान पान और के साथ साथ एग्रीकल्चर भी बहुत प्रभावित होता है। एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स जो कृषि जलवायु प्रदेश है, इसके तहत हम आज ये समझने का प्रयास करेंगे कि भौगोलिक के जो विविधताएं हैं उस विविधताओं के हिसाब से किस तरीके से यहाँ लैंड फॉर्म्स क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से यहाँ क्रॉप को प्रोडक्शंस करने में, क्रॉप को ग्रो करने में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। ये ऐसा नहीं कि भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ बहुत लंबे प्रोसेस से एक डेवलपमेंटल प्रोसेस चल रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इस पर बहुत पहले से एक प्रयास किया कि भारत को कृषि के क्षेत्र में कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। जब हमारे देश में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की कुशल मार्गदर्शन में जब भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुआ था, और उससे पहले जो भारत की स्थिति थी हम लोग सभी जानते हैं कि भारत अमेरिका हो, रशिया हो, सही जगह से वो खाद्यान्न को लेते थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत जब उस समय 60-65 के दशक में जब हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जब अमेरिका गई थी तो वहाँ के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को आंचल में ऐसा लगा था कि सोने के सूप से गेहूं गिरा। ये हमारे देश की प्रधानमंत्री महोदय को बहुत ये इंसल्ट फील हुआ और फिर ये लगा कि हमें भारत में एक खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होना चाहिए। और जो नॉर्मन वॉर्लिंग उस समय जो मैक्सिको के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार ग्रीन रेवोल्यूशन को कॉन्सेप्ट को वहाँ पर कहा, जिसे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, उसके बाद हमारे भारत के नेतृत्व स्वामी एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट गए और भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो खाद्यान्न आत्मनिर्भर करने के क्षेत्र में हमारे देश में निरंतर प्रयास हुआ, परंतु भौगोलिक विविधता और ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस के कारण बहुत से क्षेत्र में ग्रीन रेवोल्यूशन का पॉजिटिव प्रभाव नहीं पड़ा। ग्रीन रेवोल्यूशन से एक कुछ क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के क्षेत्र में तो रहा, वहीं चावल के मामले में बिहार, बंगाल के क्षेत्र में, परंतु सदर्न पार्ट से लेकर बहुत से पार्ट में ये चीज़ें प्रभाव नहीं लाई। इस पर बहुत से प्रयास चल रहे थे, कोशिश हुई, बहुत से प्लानिंग, विभिन्न प्रकार के नियोजन में प्लानिंग जो 5 इयर्स प्लान हुए उसमें बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया, पर ओवरऑल देखें तो भारत की कृषि 2 से 4-5% के बीच में ही रहा। ये भारत के लिए बहुत बड़ा चिंताजनक स्थिति रहा। तब एक प्रयास हुआ प्लानिंग कमीशन और एनआरएस नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ने 1989 में भारत की जलवायु को, क्लाइमेट्स को और यहाँ के फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर्स को समझते हुए एक नया प्रयास किया कि हम ऐसे एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स में बांटे जिससे प्रोडक्शंस को बढ़ावा। ये पहला एक प्रयास नहीं था, इससे पहले भी बहुत सा एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन हुआ, डिलिमिटेशंस ऑफ इंडिया इन एग्रीकल्चर प्लानिंग, बहुत से ऐसे प्रयास हुए, परंतु मैं एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स की बात जो करने जा रहा हूँ इसके पीछे क्यों जरूरत हुई, इसका कारण था 3-4 पॉइंट ये है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शंस को बढ़ाएं, ऐसे क्षेत्र को विकसित करना, ऐसे प्रोडक्शंस को बढ़ाना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्रॉप्स को जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शंस को बढ़ाया जाए। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को बढ़ाना जिससे किसानों के इनकम में बढ़ोतरी हो। और तीसरा था कि जुडिशियस यूज़, ज़्यादा से ज़्यादा न्याय संगत संसाधनों को हम प्रयोग करें, इस तरह का एक प्रयास था। और सबसे बड़ी बात थी
जो क्षेत्रीय विविधता है, क्षेत्रीय इम्बैलेंस है, एक क्षेत्र बहुत डेवलप हो रहा है, दूसरा क्षेत्र डेवलप नहीं हो रहा है, उस क्षेत्र को रीजनल बैलेंस को मेंटेन करना, टू रिड्यूस द गैप ऑफ द रीजनल इम्बैलेंसेस थ्रू द ये। तो these are the 4 important points through the more productions, generate incomes in the agriculture, from the agriculture, judicious use and regional balance. Because of this thinking, ये कारण को लेकर के भारत में जो कृषि जलवायु प्रदेश है, कृषि जलवायु एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स एंड जोन्स आर दोज रीजन्स विच वी हैव टू बी यूज टू मैक्सिमाइज द मोर प्रोडक्शंस ऑफ क्रॉप विथ understanding the whole climatic condition as the differentiation of the landforms in the India. भारत की भौगोलिक विविधताओं के अनुसार उन पर पड़ने वाले जलवायु प्रभाव को अध्ययन करते हुए प्रोडक्शंस, कृषि के लिए विभिन्न प्रोडक्शंस को बढ़ाना ही एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स का, डिविजन्स का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इस प्रकार से भारत में एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में एक कॉन्सेप्ट है। नेशनल प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसीज 1989 में भारत को वृहद स्तर पर अध्ययन करने पर 15 मैक्रो लेवल में क्लाइमेटिक एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स में डिविजन्स किया। पहला हिमालय, वेस्टर्न हिमालयन रीजन्स, जिसको हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्र थे और बहुत सा इन क्षेत्रों में उस तरह का प्रोडक्शंस को दिया गया। दूसरा है आप ये मान ले अपर गंजेटिक प्लेन्स, जो आपका जहाँ आपका उत्तराखंड वगैरह का रीजन्स है, जिसको अपर गंजेटिक प्लेन। तीसरा मिडिल गंजेटिक प्लेन्स कहते हैं, जो आपका बिहार और ईस्टर्न यूपी का पार्ट है। और चौथा लोअर गंजेटिक प्लेन, जो मेनली बंगाल का पार्ट है, जहाँ पर गंगा। तो इंडो गंजेटिक प्लेन्स के रूप में ये बहुत ही हाई फर्टाइल लैंड है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर जो क्रॉप्स हैं वो काफ़ी हाई डेंसली पॉपुलेशन भी है, पॉपुलेशन के लिए ग्रोथ करता है। ईस्टर्न क्षेत्र में ईस्टर्न हिमालय रीजन्स है, जहाँ नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में आपका बहुत से प्रोडक्शंस है हिमालयन रीजन्स के क्लाइमेट के हिसाब से, और यहाँ पर भी विशेष टाइप का अपना प्रोडक्शंस एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स के हिसाब से दिया गया। उसके बाद है आपका सेंट्रल प्लेटूज एंड हिल्स रीजन्स, जो बीच का, जिसको दंडकारण्य प्रदेश और आसपास छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का रीजन्स है, और इस क्षेत्र में भी बहुत से प्रोडक्शंस को एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स के हिसाब से इसको डिविजन्स किया गया है। सातवां सेंट्रल प्लेटू एंड हिल्स रीजन्स जो है। आठवां ईस्टर्न प्लेटूज एंड हिल्स रीजन, जो उड़ीसा और यहाँ के आसपास है, बोलागिर, कोरापुट, ये सब बहुत ऐसे रिमोट एरिया हैं जहाँ पर बहुत से प्रोडक्शन जो है एग्रो प्रोडक्ट्स को ग्रोथ किया जाता है। 9th में आप ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड हिल्स एरिया को देख रहे हैं, जो पूरा कोस्टल, जिसको पूर्वी तटीय प्रदेश कहते हैं। और उसके बाद आप आ जाइए ईस्ट वेस्टर्न साइड में, ये वेस्टर्न साइड, जहां पर इसको वेस्टर्न कोस्टल एंड प्लेन्स एंड घाट्स एरिया कहते हैं। आप इसको देख रहे हैं 13वें जो नंबर से इंडिकेट किया गया है, वेस्टर्न प्लेटूज एंड हिल्स रीजन, जो महाराष्ट्र वगैरह का, विदर्भ वगैरह का पार्ट है। और उसके बाद आपको सातों में तो मैंने बात ही कर लिया, तो गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स एरिया, जो पूरा सौराष्ट्र का पार्ट है, दमन दीव एंड गुजरात का पार्ट है। 11th में जो हम बात करें सदर्न प्लेटूज एंड हिल्स एरिया, जो पूरा नीलगिरी, तमिलनाडु और उस क्षेत्र को मिला करके ये जो बनाया गया है। और एक है आइलैंड्स रीजन, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें 23 द्वीप है जो आर्किपेलागो के रूप में है, इस आइलैंड्स रीजन्स के रूप में बनाया गया। इस प्रकार से भारत का 15 जो डिविजन्स है, जिसको हमने मैप से बनाया है, इस मैप के हिसाब से आपको हम डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में इसके प्रत्येक डिविजन्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भारत में एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स को समझने के पहले 2-3 चीज़ों को रखना है ध्यान, कि क्लाइमेट्स यहाँ का कैसा है, ओपन स्केल या थॉर्नफिल्ड का, क्लाइमेटिक कंडीशंस, फिजियोग्राफिक डिफरेंशिएशंस ऑफ दिस लैंडफॉर्म्स, structural changes, and also the crop. Mainly the agroclimatic regions tell us about the different types of crop ecology with the crop ecology of any region with the differentiation of the landforms in terms of the climatic variations. So we are just going to talk about the different types of this is the simple lectures on behalf of the introductions of the agroclimatic regions with this map. Thank you once again, and we shall talk to you later on in our next class. Thank you.